प्रिय छात्रों, आज के प्रैक्टिस सेट में मैं एक फिर नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। इसको आप लोग देखिए और सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इसमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो आंसर हो जाएगा बी। और इस 5 इंडीज में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे और इसी पांचों को मिलाकर के 5 इंडीज के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा कथन मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी जो है राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे, जबकि ये राजा मान सिंह जो थे ये अकबर के वित्त मंत्री न होकर के ये सेनापति के रूप में शामिल थे। तो अबुल फजल अकबर का वज़ीर था और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा का लेखक था, ये भी आपका सही है। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि एवं अकबर का भरोसेमंद व्यक्ति था, ये भी सही है। उसके बाद से मुल्ला दो प्याज़ा के संबंध में है कि मुल्ला दो प्याज़ा मुग़ल सम्राट अकबर का मुख्य सलाहकार में से एक था, ये भी सही है। जबकि राजा मान सिंह जो थे वो अकबर के वित्त मंत्री न होकर के अकबर के सेनापति हुआ करते थे और अकबर का जो वित्त मंत्री थे वो टोडरमल हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। और इसी प्लेट विवर्तनिकी संचलन, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या मिलती हैं तो उसी के परिणाम स्वरूप आपका भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में कि निम्न में कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के कार्य करने के समय में अल्प अवधि के लिए मेमोरी में रखता है और इसका प्रमुख उदाहरण है आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जो है ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसको विकसित किया गया था 1991 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है या उस पर विचार कीजिए। तो नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य के समर्थन में निभाई गई भूमिका के लिए एक विशिष्ट स्मरणीय है। दूसरा, विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना किया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ये दोनों आपका सही है क्योंकि जो नील आंदोलन हुआ था 1859 में प्रबुद्ध वर्गों द्वारा ये किया गया था और जो कि प्रारंभ में बंगाल के नदिया ज़िले में शुरू हुआ था। इस नील विद्रोह का जो वर्णन है वो दीनबंधु मित्र ने अपने उपन्यास नील दर्पण में किया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए बीबी गिरी। और बीबी गिरी जो थे ये ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन से जुड़े हुए राष्ट्रपति थे और इनके बारे में ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन सा राष्ट्रपति है जो किसी भी पार्टी से समर्थित नहीं था या पार्टी से समर्थित नहीं था। तो ये बीबी गिरी जो थे मजदूर यूनियन से संबंधित थे और इनके समय में द्वितीय चक्र की मतगणना भी करानी पड़ी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो ये जो 1857 की क्रांति है या विद्रोह है, ये सर्वप्रथम मेरठ में, ऑप्शन के हिसाब से आपका मेरठ हो जाएगा, क्योंकि इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो बैरकपुर छावनी से हुई थी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत किया और ये दिल्ली पहुंच करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो 1857 का तात्कालिक कारण था, चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग को आरंभ करना। उस समय 1857 की क्रांति के समय आपका ब्रिटिश सरकार ने चर्बी युक्त कारतूस, पहले यह कारतूस ब्राउन बेस से बनी होती थी और इसी के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा, जो कि गाय और सूअर के चर्बी से बना होता था, जिसे दांत से खींच करके चलाना पड़ता था। और इसी चीज़ को लेकर के मंगल पांडे ने पहली बार विद्रोह की घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मंगल पांडे जिसे अकेले 1857 के विद्रोह में का सूत्रपात किया। तो ये जो मंगल पांडे थे, ये 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही हुआ करते थे और इन्होंने ही, अभी पिछले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या किया हमने कि इन्होंने ही सबसे पहले विद्रोह का आह्वान या घोषणा किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का एक प्रतीक है और किसी भी देश में GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या मापने का समय है। और ग्रीनविच निम्नलिखित में किस शहर के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आपका लंदन। और ये लंदन में GMT जो है लंदन के पास स्थित है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के मानक समय की रेखा जो है वो 82.5 अंश, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 82.5 अंश पूर्व इलाहाबाद से होकर के, इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। और इस पे अगला क्वेश्चन भी बन जाता है कि GMT भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा सर्च करके अपने हिसाब से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उकाई बांध भारत में किस राज्य में है और उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में जो है वो उकाई बांध परियोजना है, जो किस नदी पर बना हुआ है? तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये ताप्ती नदी, उकाई बांध परियोजना जो है वो निर्मित किस पे है? ताप्ती नदी पर निर्मित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य आपका 10 डिग्री चैनल स्थित है, जो दोनों को क्या करता है? आपस में अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। और ये सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि हिमाचल प्रदेश में और भी जो दर्रे स्थित हैं वो रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये सभी हिमाचल में स्थित हैं, जबकि लिपू लेख दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि निम्न में कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती, तापी या फिर ताप्ती। और ये जो है नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो होती है वो आपका नर्मदा है। तो नर्मदा भी ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो सबसे बड़ी नदी में आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती, जिसकी कुल लंबाई 1724 किलोमीटर है, जबकि नर्मदा की कुल लंबाई
ताप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जबकि आपका नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत सिद्धांत दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गॉटफ्रीड हैबरलर, और इन्हीं के द्वारा लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बजट घाटा। तो इसमें यदि कुल प्राप्तियां और कुल व्यय से अधिक हुई तो इसे बजटरी आधिक्य के नाम से जाना जाता है, अन्यथा इसे बजट घाटा कहा जाता है। और बजट घाटा का जो फार्मूला होता है वो कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, और जो भी उपना निकला उसे बजटीय घाटा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सा संगठन लिंग समानता सूचकांक जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनेस्को, और यूनेस्को जो है ये लिंग समानता सूचकांक को जारी करता है। और ये जो यूनेस्को है जिसकी स्थापना आपका 4 नवंबर 1945 को हुई थी, और जब 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, और इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष लिंग समानता सूचकांक जारी किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्पाधिकार। जब बाजार में वस्तु के थोड़े विक्रेता हों अर्थात 3, 4, 5 हो तो उसे अल्पाधिकार बाजार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व उधार से प्राप्त धन को छोड़कर से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राजकोषीय घाटा। और जब सरकार अपने बजट में आमदनी से अधिक खर्च का प्रावधान कर देती है तो इसे बजटीय घाटा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसे राज्य के राज्यपाल और सांसद विधायकों से संशोधित किया जा सकता है, जबकि आपका ये राज्यपाल के परामर्श से या सांसदों या विधायकों के परामर्श से संशोधन नहीं किया जाता। बाकी का ऑप्शन आपका सब सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 23, आपका बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहीं पर आपका ज्ञान प्राप्त किया था, और ये ज्ञान प्राप्त किस नदी के तट पर किया था इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है निरंजना नदी के तट पर, और निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि नाम दिया गया था। ये एक तरीके से आपका इसके साथ साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके पुटअप हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया? तो आंसर हो जाएगा सी, 1924 बेलगांव। और इसी बेलगांव अधिवेशन में मात्र एक बार महात्मा गांधी ने आईएनसी की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के लिए किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रैमसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड कहिए या रैमसे मैकडोनाल्ड। और इसी रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है। तो इसका हो जाएगा एस्केरियस, एस्केरियस। और ये जो एस्केरियस है ये गोल कृमि एस्केरिस से होने वाली एक बीमारी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किस वस्तु पर किया गया कार्य निम्न पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुगमति पथ, अनुगमति पथ। और ये जो है किसी वस्तु पर किया गया कार्य अनुगमित पथ पर निर्भर नहीं करता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गेंद की गति की दिशा विपरीत हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इमारतों पर आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर। और इसी भवनों को बिजली गिरने से या सीधे आघात पहुंचाने से आघात को बचाने के लिए आपका लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए इसको विकसित जो किए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? बिजली से भवनों को बचाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न है। तो आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन। और ये जो तरल हाइड्रोजन है ये अंतरिक्ष में जाने वाले जो भी शटल होते हैं उसी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का जो कार्य है वो वनस्पति घी के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इसके साथ साथ अन्य गैसों के साथ मिश्रित करके मिला करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है। तो महात्मा गांधी सेतु जो है वो बिहार में स्थित है और बिहार के पटना जिले में यह महात्मा गांधी सेतु स्थित है जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सुमेलित कीजिए। और इस सुमेलित करने में आप देख रहे होंगे कि इसमें आपका कौन सा किस जगह पर स्थित है या फिर राजधानी से रिलेटेड है। अब जैसे कि श्रीलंका की राजधानी आपका कोलंबो, मालदीव और इस मालदीव की राजधानी आपका हो जाएगा माले, बर्मा की राजधानी आपकी हो जाएगी रंगून, जिम्बाब्वे हरारे और मॉरिशस जो है पोर्ट लुइस। तो इस तरीके से ये मैचिंग हो गई और इस मैचिंग के अनुसार आपका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, चिपको आंदोलन का संबंध है। तो चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की सुरक्षा से माना जाता है और इस चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड में की गई थी और उत्तराखंड के चमोली जनपद में। और यहाँ पर वृक्षों की कटाई को लेकर के यहाँ की महिलाएं जो थीं वो वृक्षों से चिपक जाती थीं, लिपट जाती थीं, जिसके कारण से वृक्षों की सुरक्षा की गई थी। और इस आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो आंसर आपका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक। और इसी नासिक से गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है और इस गोदावरी नदी की लगभग लंबाई आपका 1440 किलोमीटर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली पर
शोक दिवस के रूप में मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थारू। और ये जो थारू अनुसूचित जनजाति है दीपावली को एक शोक के रूप में मनाती है और ये उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के आसपास निवास करती है। ये ज़्यादातर तराई क्षेत्रों में ही निवास करती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी डेथ वैली स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यूएसए। यूएसए के कैलिफोर्निया में ये डेथ वैली स्थित है, जिसे शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यूएसए के कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत में ज्वरीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भावनगर, गुजरात। और इसी भावनगर, गुजरात में जो कि सबसे ज़्यादा ज्वरीय ऊर्जा की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके अलावा और भी जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे तमिलनाडु, कोचीन, केरल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, बंदरगाह जो हैं, यहाँ पर भी ज्वरीय की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका भावनगर, गुजरात में सर्वाधिक संभावनाएं, शब्द क्या दिया है? सर्वाधिक संभावनाएं। तो ये सर्वाधिक में आपका भावनगर, गुजरात वाला होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अभी हम कुछ देर पहले बताए सुंदरलाल बहुगुणा। उसके साथ साथ चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम आता है, लेकिन ये सदस्य के रूप में थे। और लेकिन मुख्य रूप से चिपको आंदोलन का प्रणेता अगर पूछेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा। यमुना एक्शन प्लान 39, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? तो यमुना एक्शन प्लान आपका 1993 में प्रारंभ किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है? तो बर्फ से ढकी झील घेपन जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 42। किस संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। और इसी एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? तो वो 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में की गई थी। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में स्थित है। और इसकी स्थापना 1961 में की गई और इसी संस्था को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में किसने कहा कि भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है? हम साथ कार्य करते हैं और सदियों से एक साथ रहते आए हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रतन टाटा। और इसी रतन टाटा के द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट प्रदान किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में किसने धर्म लोगों की अफीम है प्रसिद्ध उक्ति दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जवाहरलाल नेहरू। और इसी डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा धर्म लोगों की अफीम है नामक कथन प्रदान किया था। अब क्वेश्चन नंबर 45 और 45 ये है कि तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो तरला दलाल जो हैं ये एक पाक कला विशेषज्ञ हैं, मतलब खाने पीने से संबंधित चीज़ों को ये लिखती हैं और उसके बारे में ये जानकारी उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण। और इसी जयप्रकाश नारायण का उपनाम जो है लोक नायक है। क्वेश्चन नंबर 47 और 47 में ये है कि जनगण मनगढ़ जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये सर्वप्रथम आपका 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। और ये कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटेन की महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम आए थे, उन्हीं के स्वागत में इस राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया।
क्वेश्चन नंबर 48, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद अथवा डिज़ाइनकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका एडविन लुटियंस। और इसी एडविन लुटियंस के द्वारा नई दिल्ली का एक तरीके से पूरा खाका तैयार किया गया था और इसी कारण से नई दिल्ली का आर्किटेक्ट या वास्तुविद या डिज़ाइनर एडविन लुटियंस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 और 49 में प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला यंत्र कौन सा है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सारंगी। और ये बिंदा खां जो है सारंगी नामक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया? तो आंसर हो जाएगा आपका बलबन। और बलबन एक क्रूर शासक था और ये इसी के द्वारा लौह और रक्त की नीति अपनाई गई। इसके साथ साथ इसने इल्तुतमिश द्वारा तैयार किए गए चालीसा को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया और इसके द्वारा सिजदा और पाबोश नामक प्रथा का प्रचलन किया गया। किसी किसी परीक्षाओं में सिजदा का क्या अर्थ होता है और पाबोश का क्या अर्थ होता है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा है। तो सिजदा का शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पाबोश का मतलब होता था पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो इस तरीके से ये आपका 6वां प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व करा दिया और इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। जो कि पीईटी के अलावा, ये मत सोचिए कि ये प्रैक्टिस सेट केवल पीईटी में ही काम आएगा। ये पीईटी के अलावा आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसके बाद से आपका वनडे एग्ज़ाम जो भी पुलिस वगैरह के होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।